हेलो दोस्तों, कैरियर पॉइंट बलिया में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार स्पेशल के तहत बिहार के इतिहास और राजनीतिक विशेषता के बारे में। तो बिहार की जो सर्वप्रथम जो है इसे ऋग्वेद में कीकट प्रदेश कहा जाता था। यह जो है मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। बिहार प्राचीन काल में जो है 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार के अंतर्गत आता था, जिसमें कि आपका लक्षवी, मगध और अंग प्रदेश। तो आज हम जानेंगे कि बिहार किस प्रकार से मगध का उत्कर्ष हुआ और बिहार एक शक्तिशाली राष्ट्र का, न केवल बिहार बल्कि मगध उस समय का एक बड़े राष्ट्र, एक देश के रूप में निर्माण किया। तो हम इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे बिहार के इतिहास के बारे में। बिहार का इतिहास, तो सबसे पहले बिहार का इतिहास के बारे में हम जानेंगे। बिहार की इतिहास, बिहार में सर्वप्रथम मगध का हर्यक वंश से, उससे पहले एक वंश चलता है बृहदत्त, जिसका संस्थापक बृहदत्त को कहा जाता है। लेकिन हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है और यह जो है अपनी राजधानी गिरिब्रिज या राजगीर को बनाया था। इसके बाद इसका पुत्र बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने मंत्री वसुकार के सहायता से लक्षवी वज्जी संघ में फूट डलवा के उस क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिला लिया और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। अजातशत्रु अपने पिता की, ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या किया और पिता की हत्या करके वह गद्दी पर बैठा, इसलिए उसे पितृहंता भी कहा जाता है। लेकिन कुछ ग्रंथों में उसे पितृभक्त भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने विदेशियों से, यानी अपने पड़ोसियों से जो उसे आक्रमण करता था, दुश्मन से बचने के लिए राजगीर की चारों तरफ से किलाबंदी किया। और इस वंश को, हर एक वंश को एक पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसके पीछे तात्पर्य है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या किया और राज्यकाल को अपने साम्राज्य में मिलाया, बागडोर को लिया। और उसने, अजातशत्रु बौद्ध अनुयायी थे और अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया, जिसका था मोगली पुत्र तिस्के। और यह जो है इसी समय में बौद्ध धर्म के लिए, जो बौद्ध का जो उसकी जो राख को एक डाल के स्तूप का निर्माण कराया गया। इसके बाद इसके पुत्र उदयभद्र या उदयन अपने पिता की हत्या करके, ऐसा कहा जाता है कि अपने पिता की हत्या करके उसने अपनी राजधानी पटना को बनाया है। तो हर्यक वंश सबसे पहले काफी प्राचीन बिहार का एक महत्वपूर्ण वंश माना जाता है और बिहार के इतिहास में सर्वप्रथम वहां से ही जानकारी मिलती है। इसके बाद हर्यक वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश की स्थापना हुआ, जिसने हर्यक वंश के और उसने हर्यक वंश के अंतिम शासक को मारकर अपने वंश की स्थापना किया शिशुनाग ने, और इस वंश का नाम हुआ शिशुनाग। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कालाशोक हुआ था और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कालाशोक को कहा जाता है, जिसे काकवर्ण भी कहते हैं। कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और इसी समय यह वैशाली में हुआ था। यह आयोजन वैशाली में हुआ था और इस समय द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन के समय उस समय के शासक कालाशोक थे और इसकी अध्यक्षता जो है सावाकामी नामक बौद्ध विद्वानों के द्वारा किया गया।
सावाकामी नमक बौद्ध विद्वानों के दिया किया गया। कालाशोक के बाद ये सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है शिशुनाग वंश के। इसके बाद जो है फिर महापद्म नंद नाम के व्यक्ति ने इसके उत्तराधिकारी की हत्या करके, इस वंश के अंतिम की हत्या करके नंद वंश की स्थापना किया, नंद वंश। और इसे ऐसा कहा जाता है कि प्रथम शूद्र था और इसने प्रथम बार कलिंग की विजय प्राप्त की थी। कलिंग के विजय प्राप्त करने के उपचार ये महापद्मनंद एक राज क्षत्रिय साम्राज्य की उपाधि भी धारण किए थे। तो इस वंश का महाराजा की उपाधि भी इन्होंने धारण किया। तो महापद्मनंद के बाद इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था और घनानंद के समय ही सिकंदर महान ने भारत पे आक्रमण किया था, लेकिन उसकी सेना ने रावी नदी के तट से पार होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि घनानंद के पास विशाल सैनिक थे। और घनानंद के ने एक बार अपने दरबार में चाणक्य नामक विद्वान की उन्होंने बेइज्जती कर दी, उसकी निंदा किया, जिससे कुपित होकर चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा किया कि अगर जब तक हम इस वंश की समाप्ति नहीं कर देंगे तब तक हम अपनी चुटिया को बांधेंगे नहीं। और उसने घनानंद की सबसे ज्यादा जो दुश्मन था चंद्रगुप्त मौर्य, उसे अपना शिष्य बना के उसे शिक्षा देके मगध के राज्य को हथियाने के लिए उसे शिक्षित किया। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने घनानंद को हरा के अपनी बेइज्जती का बदला लिया। तो उसके बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश के संस्थापक को चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने यूनानियों के आक्रमण से मुक्ति दिया, क्योंकि जिस समय यूनानी आक्रमण भारत पर आक्रमण किए तो उससे चंद्रगुप्त मौर्य ही उससे मुक्ति दिलाने का कार्य किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो समाज था प्रथम मौर्य साम्राज्य था जिन्होंने भारत पे यानी मगध पे शासन स्थापना किया था। और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसके प्रधान पुरोहित और प्रधानमंत्री के पद पर चाणक्य बैठे। यह प्रथम शासक था जो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। और इसी समय में पूरे भारत में अपनी सेना 2 लाख सेना को लेके ये पूरा भारत को और पूरे भारत पे इसके पूरब में बंगाल से लेके पश्चिम में अफगानिस्तान तक इसके शासन थी और दक्षिण में दक्कन से लेके हिंदू कुश पर। तो इतने बड़े साम्राज्य का उत्तरा स्वामी होने के बाद इन्होंने इसके अपनी अंतिम जीवन के अंतिम समय में कर्नाटक के सरवनगोला में जाके जैन विधि से संलेखना विधि से अपनी मृत्यु को प्राप्त किया। इसके बाद उसके पुत्र बिंदुसार ने भी वैवाहिक संबंध को स्थापित करके अपने राज्यों को बढ़ाया। और इसी समय इसका पुत्र अशोक जो कहा जाता है उस समय उज्जैन का पहले अवंती फिर उज्जैन का शासक था। तो बिंदुसार के बाद अशोक हुआ और यह प्रथम शासक था जो उन्होंने जीतने के बाद भीरी घोष के स्थान पे धम्म घोष का नारा दिया। और उन्होंने 5 एक कलिंग युद्ध के बाद उसके हृदय परिवर्तन हुए और वह युद्ध के स्थान पे धर्म की नीति को अपनाया। और यह पहला शासक था जिन्होंने प्रजा को अपने पुत्र के समान माना और वह नीति उन्होंने हिंसा का त्याग करके अहिंसा के बल पे चला और एक महान राष्ट्र का निर्माण किया। और एक ऐसे राष्ट्र जिससे पूरे दुनिया में भारत का, बिहार का और मगध का नाम रोशन किया। और उसी का भी सारनाथ स्तंभ का ही हम लोग इसका प्रतीक चिन्ह लेते हैं। ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु था जिन्होंने हृदय युद्ध के बाद हृदय बदलते देखा। ऐसा देखा जाता है कि युद्ध के बाद लोग उत्सव मनाते हैं, लेकिन यह पहला शासक था जो युद्ध से द्रवित होकर जीतने के पश्चात शस्त्र का त्याग किया और ऐसा शासन स्थापन किया जो अनुकरणीय था। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति थी, राज्यों में राजकुमार शासन करते थे और एक ऐसा शासन दिया जो प्रजा के प्रति
जवाबदेहिता था, जनता के प्रति जवाबदेह शासन स्थापना किया। और इस समय जो था जनता के हर सुख दुख के लिए ध्यान रखा जाता था। ऐसे उस समय के मौर्य समय का ही मेगास्थनी जो चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत थे, उन्होंने कहा भारतीय समाज 7 प्रकार के हैं, जिसमें दार्शनिक, कृषक, सेनापति, इस प्रकार से बताया गया। और उसकी पुस्तक इंडिका में जो है स्थानीय शासन के बारे में, नगर प्रशासन के बारे में बताया गया। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक में ये बताया गया कि किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था करनी चाहिए। तो मौर्य पहला साम्राज्य था प्राचीन काल में जिन्होंने भारत में एक विशाल केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का भी स्थापना किया और विशाल साम्राज्य, एक राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र का निर्माण किया। और इसी के समय ऐसा एक उदाहरण सेट किया गया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि अगर हम शासन करना चाहते हैं तो प्रजा को अपना पुत्र के जैसा सम्मान करना होगा। और इसी के समय में, अशोक के समय, मौर्य शासक अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जो पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र में हुआ और इस समय मोगली पुत्र के शासन अध्यक्षता किया और पाटलिपुत्र में इस समय के अध्यक्ष शासक थे अशोक। और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया गया, कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क के समय में, और उस समय की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया। तो एक ऐसा इतिहास जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल का मगध का इतिहास भारत के इतिहास के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम मगध के इतिहास को सही प्रकार से जान पाते हैं तो भारत के इतिहास के बारे में भी हम जान पाते हैं और एक ऐसी व्यवस्था को करते हैं जिससे इतिहास को समझने के लिए। और इसी समय 2 धर्म भी था, एक बौद्ध धर्म जिसका संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, जो 7 वर्ष की तपस्या के बाद बौद्ध ज्ञान उसे निरंजना नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दूसरा महावीर स्वामी, जिसे ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात दोनों का लगभग शताब्दी का अंतराल सेम ही था और ये भारतीय समाज में जो आने वाली कुरीति थी उसे दूर करने का प्रयास किया गया। तो भारत के इतिहास को जानने के लिए तो मगध का इतिहास जानना होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसा हमें विश्वास है कि इस वीडियो के देखने के पश्चात बिहार के इतिहास यानी मगध के इतिहास को हमें जानने से प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। और इसके लिए अनेक पुस्तकों में इसका वर्णन है, जैसे विलियम जोन्स ने इसे सेंडुकोटस के रूप में पहचान किया। जेम्स प्रिंसेप ने प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ने का कार्य किया है। अशोक ने अपने सिद्धांत को लिपि के रूप में, शिलालेखों के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया है। उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ, बलूचिस्तान अफगानिस्तान की तरफ अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है, जबकि भाषा के रूप में भारत में पाली को राजकीय भाषा माना है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन इन्होंने सहिष्णु नीति अपनाया, धार्मिक दृष्टिकोण में सहिष्णुता की नीति अपनाया और सभी को साथ लेके चलने का काम किया। ऐसा नहीं किया कि धर्म अंधता की परिचय दिया, ये सभी धर्मों को बराबर का सम्मान दिया। जितना सनातन धर्म, जैन धर्म, उतना ही बौद्ध धर्म का भी परिचय दिया। तो इसलिए यह शासक महान शासक कहलाता है, क्योंकि यह जनता के हितों को ध्यान में रख के कार्य करने का कार्य किया है। मौर्य वंश के बाद अशोक के बाद ऐसा कहा जाता है कि अशोक के बाद उसका उत्तराधिकारी दुर्बल हुए। योग्य उत्तराधिकारी के अभाव में कुछ दशकों के कुछ ईस्वी के बाद मौर्य वंशों का पतन हो गया और इसके बाद जो है इसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग नामक व्यक्ति ने मौर्य वंश के पुष्यमित्र शुंग, और इन्होंने
मौर्य उत्तराधिकारी की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया। शुंग वंश में भी यह इसका वर्णन है कालिदास के एक नाटक मालविका मित्रम में, जिसमें अग्निमित्र जो पुष्यमित्र का पुत्र था, इन्होंने यवनों को हरा के इसे यवनों का कहा जाता है विजेता। और पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र सबसे प्रतापी, और भी बहुत से राजा हुए जैसे ज्येष्ठपुष्य, वसुमित्र, भद्रक आदि कई राजाएं हुए, लेकिन इसमें पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र सबसे प्रतापी राजा था। उसके बाद कर्ण वंश की स्थापना हुआ। कर्ण वंश के बाद जो है प्राचीन मौर्य उत्तर काल तक में का शुंग और कर्ण के बाद इसकी और भी, जिसमें से कि हम पाल वंश के भी शासक को देखते हैं, जिसमें से पाल वंशीय शासक थे। लेकिन उससे पहले एक वंश था जो बहुत ही प्रतापी था, जिसे आगे के हम वीडियो में बनाएंगे, गुप्त वंश के काल को। किस प्रकार से गुप्त वंश का काल भारतीय इतिहास में निर्णायक था और कैसे उसे स्वर्ण युग भी कहते हैं। लेकिन आज के हम प्राचीन वंश से लेके मौर्योत्तर काल तक के बारे में हम चर्चा किए, और आशा है कि यह वीडियो जो है बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस सभी में, जिसमें कि बिहार से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, उसमें बहुत ही लाभदायक होगा और ज्ञानवर्धक होगा, ऐसा मेरा मानना है। इस वीडियो में ये चर्चा किया गया है कि बिहार के इतिहास किस प्रकार था। तो सर्वप्रथम बिहार के इतिहास में यानी मगध का इतिहास, और मगध का इतिहास का उदय हुआ था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, जिसमें बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, कई वंशों का हुआ। और इन्होंने अपने राज्य के द्वारा उसके जो किए गए कार्य है, जिसके अध्ययन करने के उपरांत हम ये जान पाते हैं कि प्राचीन इतिहास में किस प्रकार की व्यवस्था थी। जैसे हम आगे की वीडियो में ये देखेंगे, गुप्त काल के वीडियो में, कि किस प्रकार से गुप्त की समाज था, किस प्रकार था। लेकिन उससे गुप्त से पहले प्राचीन में मौर्य वंश जो है सबसे बड़ा वंश था, सबसे प्रतापी है, और इसी की वजह से अशोक को महान शासक कहा जाता है, क्योंकि वह इतना बड़े सम्राट को होने के बाद भी वह जनता को, अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान समझता था, और एक ऐसे शासन किया जो आने वाला समय के लिए अनुकरणीय हुआ। और शिला लेखों के माध्यम से, स्तंभ लेखों के माध्यम से, गुहा लेखों के माध्यम से बताने का कार्य किया कि राजा को कैसा होना चाहिए। केवल राजा नहीं बनना चाहिए, जबकि जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, और एक ऐसा शासन करना चाहिए जो जनता के हित में हो। थैंक यू। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं और आगे वीडियो बनाने के लिए। और अब जो है प्रत्येक दिन एक वीडियो बनेगा जो बिहार से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो है, जिसे देखने के पश्चात बिहार के स्टूडेंट को बिहार से रिलेटेड जो कंटेंट है उसके लिए परेशानी नहीं होगी। थैंक यू।